Good morning, students. Let's continue the topic of three challenges. तो आगे हम इसमें कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस इंडिया फेस्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ओके. तो ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस थ्री काइंड्स ऑफ challenges. The first and the immediate challenges was to shape a nation that was united yet accommodated of the diversity in our society. तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा इमीडिएट चैलेंजेस था वो क्या था कि नेशन को एक साथ यूनाइट बनाना. इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उनको लेकर हम लोग नेशन को यूनाइट कैसे करें, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था हमारे सामने. इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी. अगर हम लैंड की बात करें तो भाई वहाँ पर भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं. कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं ओशंस हैं, कहीं डेजर्ट एरिया है ना. तो इस तरह की हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती हैं. एंड जो पीपल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर्स फॉलो करते हैं, रिलीजन्स उनका डिफरेंट है. तो एट द टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव भाई दैट अ फुल दैट कंट्री फुल ऑफ सच डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग. भाई इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो बहुत डाउट था कि जो कंट्री है इतनी डाइवर्सिटी के बाद वो एक साथ यूनाइट होकर लंबे समय तक नहीं रह पाएगी. द पार्टीशंस ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरी वन वर्स्ट फियर. जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से लोगों के अंदर जो डर था वो और ज़्यादा बना हुआ था कि ऐसी सिचुएशन के बाद कंट्री यूनाइट नहीं रह सकती, और वो भी तब जब हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं. तो देयर वॉज सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, वो क्या थे कि वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री. क्या अगर हम यूनिफाइड कर देंगे उसको तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी. वुड इट डू सो बाय एम्फेसिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव. या फिर उसे यूनाइट करने के नाम पर उसे जितने भी बाकी और उसके ऑब्जेक्टिव हैं उसको किसी ना किसी तरह की कोई कॉस्ट देनी पड़ेगी, है ना. मतलब बाकी जो हमारे मोटिव्स होंगे उसको साइड में रखना पड़ेगा, बस हमें इंडिया को यूनाइट करना है, हमें इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा. या वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज़, कि जितनी भी हमारी रीजनल या आइडेंटिटीज़ हैं उसको हम एक साइड में रख दें, उसको हम रिजेक्ट कर दें. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे क्वेश्चन अब हमारे ऊपर उठ रहे थे. और जो सबसे मेजर क्वेश्चन था वो क्या था, हाउ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड. कि हम अपने इंडिया की टेरिटरी का इंटीग्रेशन कैसे अचीव कर पाएंगे. दैट वॉज द फर्स्ट और इमीडिएट चैलेंजेस जो हम आफ्टर इंडिपेंडेंट फेस कर रहे थे. ओके, तो फर्स्ट हमारा चैलेंजेस क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया. अब सेकंड अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो सेकंड चैलेंजेस वॉज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना ये हमारे सामने दूसरी चुनौती था. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पढ़ा हुआ है आपने. 11th में कॉन्स्टिट्यूशंस की पूरी बुक दी हुई थी, उसके बारे में आपको बताया हुआ है. तो यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट. सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं. ठीक है, एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन्स, और हर किसी को वोट देने का अधिकार भी दिया गया है. India adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. These features ensures that the political competition would take place in a democratic framework. ठीक है, इससे क्या होता है, ये क्या चीज़ इंश्योर करता है कि भाई यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन जो है हमारे डेमोक्रेसी में होगी, उसके स्ट्रक्चर्स में होगी. कि पॉलिटिकली कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए. A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. ये ज़रूरी तो होगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी, लेकिन सफिशेंट नहीं है डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए. द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशंस. चैलेंज क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं उनको हम कैसे डेवलप करें. हमारे सामने चैलेंज ये था. ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड चैलेंजेस की.
Third challenges was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of the some sections, कि हम लोगों को पूरी सोसाइटी को साथ में लेके चलना है. ठीक है, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं हमें सबका वेलबींग करना है, किसी पर्टिकुलर सेक्शंस का ही वेलबींग के बारे में हमें नहीं सोचना. Here again the constitution clearly laid down the principles of equality and special protections to socially disadvantaged group and religious and cultural community. सबको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, जो सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शंस दी गई हैं, प्लस जो रिलीजियस या कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी एक अलग से प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराई हुई हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव. ठीक है, तो द रियल चैलेंज नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिक्शंस ऑफ पॉवर्टी. बेसिकली तो यही थी कि हमें इफेक्टिव पॉलिसीज़ बनानी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और जो पॉवर्टी है उसको हमें रिमूव करना है, उसे हमें ख़त्म करना है. तो हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस, किस तरह से हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया ने इन सब चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड किया. टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स सेट आउट बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस. किस तरह से हमारा जो इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशंस द्वारा जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स, जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे उनको किस तरह से उन्होंने अचीव किया है. द एंटायर बुक इज़ एन अटेम्प्ट टू रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चंस. पूरी बुक हमारी जो है ये तीनों क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करती है. जो ये वाली बुक हमारी है, सेकंड वाली बुक, पूरे जितने भी तीनों क्वेश्चंस हैं उसको पूरी तरह से वो रिस्पॉन्स करेगी. हर चैप्टर्स में आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलता चला जाएगा. The book tells the story of politics in India since independence to help you develop your own answer. ठीक है, तो in the first 3 chapter we look at how the 3 challenges were faced in early years. स्टार्टिंग के जो आपके 3 चैप्टर हैं इस बुक के, उसमें हमें पता चलेगा कि जो ये 3 चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में कैसे उनका सामना किया गया. इस चैप्टर में हम सिर्फ फोकस करेंगे नेशन बिल्डिंग को लेकर. ठीक है, मैंने बताया ना, तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर हैं. जो 3 चैलेंजेस हमने पढ़े हैं, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी और नेशन बिल्डिंग. तो नेशन बिल्डिंग से रिलेटेड आपका ये वाला चैप्टर है, बाकी 2 चैलेंजेस को आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे. ओके, तो वी बिगिन बाय लुकिंग एट द इवेंट अराउंड इंडिपेंडेंस टू अंडरस्टैंड व्हाई नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी बिकम टॉप प्रायोरिटीज़. है ना, जो इंडिपेंडेंस हुई थी, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जितने भी इंसिडेंट हुए थे उनको देखकर उन समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो नेशन यूनिटी है उसको प्रोटेक्शन देना क्यों एक इम्पोर्टेंट चैलेंज बन गई है, उसको प्रायोरिटी पे रखना क्यों एक चैलेंज बन गई है. वी देन स्टडी हाउ इंडिया शेप्ड इटसेल्फ इनटू अ यूनाइटेड नेशन विद शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी. इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इंडिया ने किस तरह से खुद की जो कॉमन हिस्ट्री है या जो उसकी कॉमन डेस्टिनी है उसको कैसे एक नेशन के रूप में ढाला है, उसको कैसे एक नेशन के रूप में उसे शेप दी है. दिस यूनिटी हैड टू रिफ्लेक्ट द एस्पायरेशंस ऑफ ऑल रीजन्स एंड एड्रेस द डिस्पैरिटीज. ठीक है, प्लस द नेक्स्ट 2 चैप्टर फोकस ऑन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद जस्टिस. जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो हमें क्या बताएंगे, डेमोक्रेसी को लेकर प्लस इक्वालिटी को लेकर कैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैलेंज को फेस किया है, तो उससे रिलेटेड वो पूरा आपका चैप्टर में बताया जाएगा. तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन. उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड कर रही हूँ. ओके.